Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। जिस डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल प्राइज पाने के लिए पूरी दुनिया में कई सारे जंगों को रुकवाने का दावा किया, वो डोनाल्ड ट्रंप आज एक नई जंग की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि ईरान और अमेरिका में एक नया घमासान छिड़ा हुआ है। दोस्तों, पिछले साल भी हमने देखा वो आज चीजें दोबारा रिपीट हो रही हैं। दोस्तों, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर खेमनेई हो, दोनों में से कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। कारण क्या है दोस्तों? कारण यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस पॉइंट्स पे खेमनेई को झुकाना चाहते हैं, जिस पॉइंट्स पे खेमनेई के साथ वो एग्रीमेंट करना चाहते हैं, उन पॉइंट्स पे खेमनेई रेडी नहीं है एग्रीमेंट करने के लिए, किसी भी तरीके का समझौता करने के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में आपके जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उनको जरूर लिखिएगा। दोस्तों, याद कीजिए 2025 के जून के महीने को। जून में क्या होता है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो मिलिट्री है वो अटैक करती है कहां पे? ईरान में। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना और समझना चाहिए। उन्होंने कहा, वी हैव कंप्लीटेड आवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन द 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान इंक्लूडिंग दीज साइट्स। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने क्या किया है, जो भी न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है ईरान में, उन सबको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है और हमने सक्सेसफुली मिलिट्री अटैक किया है। दोस्तों, ये बताता है कि भाई अमेरिका जो है वो ईरान को लेकर उसकी क्या सोच है और ईरान को लेकर वो क्या मानता है, ये जो है ट्वीट बताता है। लेकिन ये ट्वीट एक मात्र ट्वीट नहीं है, दूसरा भी ट्वीट काफी इंपॉर्टेंट है। Effective immediately, any country doing business with the Islamic Republic of Iran will pay a tariff 25% on any and all business being done with the United States of America. इसका मतलब सिंपल सा ये है, उन्होंने ये कहा कि भाई अगर आप किसी भी तरीके का ट्रेड करते हैं इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान के साथ, तो आपके ऊपर एडिशनल 25% ऑफ टैरिफ ड्यूटी इंपोज किया जाएगा। यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, अगर उनमें से कोई भी ईरान के साथ अगर व्यापार करता है, ट्रेड करता है, तो उसको पेनल्टी इंपोज की जाएगी अमेरिका की तरफ से। ये क्लियरली धमकी दे दी डोनाल्ड ट्रंप ने। देखो दोस्तों, ये दोनों जो ट्वीट्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। एक ट्वीट में हमें ये पता चला कि भाई कैसे उन्होंने अटैक किया है ईरान पे। और देखो, किसी भी देश पे अटैक करना एक तरीके से पीस, प्रोस्पेरिटी और प्रोग्रेस के जो सिद्धांत हैं उन सबको नुकसान पहुंचाने वाला है। इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का ये दोनों ट्वीट जो है वो पूरी दुनिया को ये संकेत देता है कि भाई अगर देश कोई पावरफुल है तो अपने से कोई कमजोर देश के ऊपर जब चाहे तब अटैक कर सकता है। इजराइल ने भी, आपने देखा होगा पिछले समय में कैसे ईरान के ऊपर अटैक किया, और इजराइल ने ईरान पर अटैक करके जितने भी उसके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे थे उन सारे साइट्स को डिस्ट्रॉय किया। साथ ही साथ बहुत सारे साइंटिस्ट को मारा, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट जो लीडर्स थे, मिलिट्री लीडर्स, उन सबको जो है मार डाला। किसने? इजराइल ने। और इजराइल ने इसके पीछे, मारने के पीछे का कारण क्या बताया? उसने ये बताया कि आने वाले समय में हो सकता है ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब को डेवलप कर ले, इसलिए हम नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो, इसलिए हम इसको अटैक करके जो है इनके न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग निस्तानाबूद कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। देखो, ये सारी चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन ये ऐसी जब भी घटनाएं होती हैं पूरे विश्व में, तो उस समय एक एजेंसी ऐसा है, एक संगठन ऐसा है जिसका सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा दायित्व बनता है इन सबको कंडेम करने का, और वो व्यक्ति है एंटोनियो गुटेरस, और ये कंडेम करते भी हैं। ये है यूनाइटेड नेशन के चीफ। और यूनाइटेड नेशन का जब एस्टेब्लिशमेंट किया गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, आप सबको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में चाहे हिरोशिमा हो या नागासाकी हो, वहां पे न्यूक्लियर बम का अटैक किया गया। लिटिल मैन और फैट बॉय 2 न्यूक्लियर बम थे और उनके द्वारा अटैक किया गया अमेरिका की तरफ से, और वहां पे जो है पूरी चीजों को डिस्ट्रॉय किया गया। लेकिन जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जब संगठन बना, तो उसका एकमात्र मकसद यह था कि पीस, प्रोस्पेरिटी और प्रोग्रेस को बढ़ावा देना। यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं वो ऐसे देशों के खिलाफ, अमेरिका जैसे देशों के खिलाफ कुछ कर नहीं पाते। कुछ नहीं कर पाने का मतलब यह है कोई एक्शन नहीं ले पाते, कोई पेनल्टी इंपोज नहीं कर पाते, कोई पनिशमेंट नहीं दे पाते, क्योंकि इनको पता है कि अगर अमेरिका के साथ अगर हम ऐसा करेंगे तो अमेरिका इनका खाना पीना बंद कर देगा। दोस्तों, ये कहते हैं, आई एम ग्रेवली अलार्म्ड बाय द यूज ऑफ फोर्स बाय द यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट ईरान टुडे। वो कहते हैं कि ईरान पे जो अटैक हुआ उससे मैं बहुत आहित हूं, उससे मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है ना। उसके आगे क्या कहते हैं? दिस इज अ डेंजरस एस्केलेशन इन अ रीजन ऑलरेडी ऑन द एज एंड डायरेक्ट थ्रेट टू द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। वो कहते हैं अंतरराष्ट्रीय पीस एंड सिक्योरिटी यानी कि शांति और सुरक्षा के लिए ये एक बहुत खतरे की घंटी है। दोस्तों, एंटोनियो गुटेरस अगर चाहे तो अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ा कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि देखो, कोई भी देश अगर दूसरे देश पे बिना कारण के अटैक करता है, बिना किसी मेजर थ्रेट के अटैक करता है, तो इसको इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के सिद्धांतों के खिलाफ माना जाता है। और इस सिचुएशन में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं या फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो बॉडी है वो एक्शन ले सकती है। लेकिन ऐसी संगठन जो है, इसका एग्जिस्टेंस जो है वो नामात्र के बराबर है, क्योंकि पूरी दुनिया में हमने देखा, चाहे रशिया यूक्रेन का युद्ध हो या फिर रशिया यूक्रेन के साथ साथ इजराइल और ईरान का युद्ध हो, इन सब में जो है एंटोनियो गुटेरस या फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस जो है वो नामात्र के बराबर रहा है। यहां पे अगर आप देखें तो सिंपल से ये लिखा हुआ है, एट दिस perilous hour it is a critical to avoid a
स्पाइरल ऑफ केओस, देयर इज नो मिलिट्री सॉल्यूशन, द ओनली पाथ फॉरवर्ड इज डिप्लोमेसी। कहते हैं कि मिलिट्री से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ डिप्लोमेसी से निकलेगा। समझ में आ रही है आपको बात? ये कहना है एंटोनियो गुटेरेस का। लेकिन इसके बावजूद ये सारी घटनाएं तो जून में हुई 2025 में, लेकिन अभी की क्या स्थिति है दोस्तों? अगर अभी की स्थिति ये देखें तो अमेरिका घुटने पर लाना चाहता है ईरान को, लेकिन ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खेमनेई, उन्होंने सीधे सीधे धमकी दे डाली अमेरिका को। वो कहते हैं कि द अमेरिकन्स कॉन्स्टेंटली से दैट दे हैव सेंट अ वॉरशिप टुवर्ड्स ईरान। ऑफ कोर्स अ वॉरशिप इज अ डेंजरस पीस ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, हाउएवर मोर डेंजरस देन दैट वॉरशिप इज द वेपन दैट कैन सेंड दैट वॉरशिप टू द बॉटम ऑफ द सी। क्या बात कही है, क्या गोल्डन लाइन लिखा है, मतलब एक तरीके से सीधे सीधे जो है मुंह पे तमाचा मार दिया अमेरिका के। उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका ने वॉरशिप भेजा है ईरान के खिलाफ, हम मानते हैं कि वॉरशिप जो है अमेरिका का वो काफी डेंजरस है, डेंजरस हार्डवेयर है और ये नुकसान पहुंचा सकता है अमेरिकन मिलिट्री को, अमेरिकन फोर्सेस सॉरी ईरानियन फोर्सेस को, ईरानियन मिलिट्री को और ईरानियन सिविलियंस को भी। लेकिन ध्यान रखो अमेरिका वालों, ये तुम्हारे जो वॉरशिप्स हैं इनको समुद्र के तल में, बॉटम ऑफ द सी लिखा है ना, समुद्र के तल में भेजने वाले हमारे पास भी हथियार हैं और वो हथियार का जब हम प्रयोग करेंगे तो ये जो तुम्हारे डेंजरस हार्डवेयर मशीन्स हैं, वेपन्स हैं, ये समुद्र के तल में चले जाएंगे। ये खुली धमकी दे डाली किसने? खेमनेई ने। और खेमनेई कौन है? ध्यान रखना है, सुप्रीम लीडर है कहां के? ईरान के। देखो दोस्तों, अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि ईरान सही है या फिर अमेरिका सही है और इसमें इजराइल का क्या गेम है। देखो, इन दोनों देशों के लड़ाई में, ईरान और अमेरिका की लड़ाई में अगर किसी का फायदा होने वाला है तो वो होने वाला है इजराइल का। इजराइल चाहता है कि भाई पूरे विश्व के मानचित्र से ईरान का नामो निशान हट जाए। वैसा ही ईरान का ये बिलीफ है, ईरान ये मानता है कि भाई इजराइल जैसा देश भारत विश्व में होना ही नहीं चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हमेशा बोलते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हमेशा रहते हैं। लेकिन इसमें अमेरिका और ईरान के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो सबसे ज्यादा फायदा इसमें इजराइल को होगा। इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा, ध्यान से देखना। और उन तीनों में सही कौन है, गलत कौन है, ये भी आपको लास्ट में बताऊंगा, उसके लिए आप तैयार रहिए। दोस्तों ये देखिए, ये हुआ क्या है, मिलिट्री एस्केलेशन एंड डिप्लॉयमेंट, यूएस ईरान टेंशन लाइव अपडेट, यूएस डिप्लॉय ओवर 50 फाइटर जेट्स नियर ईरान सीज रिपोर्ट। देखो ऐसी स्थिति एक बार और हुई थी, उसको बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्या कहते हैं? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का मतलब क्या हुआ था? क्यूबा एक देश था जहां पे बहुत सारे मिसाइल्स को डिप्लॉय कर दिया गया था। किसको डराने के लिए? अमेरिका को डराने के लिए। किसने किया था? निकिता ख्रुश्चेव, जो कि यूएसएसआर के लीडर थे, उन्होंने जो है इसके खिलाफ एक कार्रवाई की थी और उन्होंने क्यूबा में बहुत सारे मिसाइल्स को खड़े कर दिए थे। आज अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका बहुत सारे मिसाइल्स को डिप्लॉय कर दिया है ईरान के पास। और ये कारण क्या है? कारण है ईरान को डराना, ईरान को धमकाना और उसको ये बताना कि भाई अगर तुम हमारे टर्म्स के साथ एग्री नहीं करोगे तो तुम्हारा हाल क्या करेंगे हम, इसके लिए तुम तैयार हो जाओ, अपने बर्बादी के लिए, अपनी दुर्दशा के लिए तैयार हो जाओ। इसके लिए 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स जो है उसने डिप्लॉय कर दिए हैं। मैसिव जेट, ओवर 50 फाइटर जेट्स इंक्लूडिंग एडवांस F-22 रैप्टर्स, F-35, F-16, इन सबको जो है वहां पे जो है डिप्लॉय कर दिया गया। और मिडिल ईस्ट में इस समय बहुत बड़ी हलचल है। पिछले 24 घंटे में बहुत सारे फाइटर जेट्स जो है वहां पे डिप्लॉय किए गए हैं। ये खुला संकेत है कि आने वाले कुछ दिनों में एक लंबी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से की जा सकती है ईरान के लिए, और ईरान जो है इसका कैसा जवाब देगा ये देखने वाली बात होगी। देखो दोस्तों, ईरान एक बहुत छोटा सा देश है, इस्लामिक स्टेट है, लेकिन उसके अंदर जो जज्बा है वो दिख रहा है हमें इस ट्वीट के माध्यम से, जो कि खेमनेई ने किया है। जज्बा क्या है दोस्तों? उसको मालूम है कि हम अमेरिका के सामने टिक नहीं पाएंगे, उसको ये मालूम है कि अमेरिका के सामने हम लंबे समय तक लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन एक जज्बा जो है वो जज्बा वो ट्वीट के माध्यम से दिखाया जा रहा है खेमनेई की तरफ से। लेकिन जब रियल वॉर होगा उस समय खेमनेई का क्या हाल होगा और खेमनेई कहां भाग के जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोस्तों, ये वॉर की जो स्थिति है वो आज ऐसे ही पैदा नहीं हो गई है। वॉर के पहले कोशिश ये की गई थी कि वार्ता के माध्यम से पीस लाई जाए, शांति लाई जाए, बातचीत की जाए, और बातचीत हुई भी। द जिनेवा टॉक्स, अभी जिनेवा में एक जो है मीटिंग हुई, एक टॉक हुआ, और उस टॉक के माध्यम से ये कोशिश की गई कि अमेरिका और ईरान के जो रिश्ते खराब हो रहे हैं उसमें कुछ जो है सुधार लाया जाए, जिस तरीके का सुधार बराक ओबामा ने लाया था। आपने देखा होगा तो बराक ओबामा ने भी ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगाए थे। उसका जो यूरेनियम का जो एक्सट्रैक्शन था उसको उन्होंने बोला कि यूरेनियम का जो एक्सट्रैक्शन है उसको आप डेवलपमेंट पर्पज के लिए कीजिए, उसको आप पीसफुल जो है एक्सट्रैक्शन कीजिएगा तो कोई इशू नहीं है। और इसके लिए डील भी साइन की ओबामा ने ईरान के साथ, तब तक दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए उन्होंने उस डील को कैंसिल कर दिया और उन्होंने जो है पूरी तरीके से यूरेनियम के एक्सट्रैक्शन पे रोक लगा दी। दोस्तों एक चीज और बताऊं कि ये जो न्यूक्लियर नेगोशिएशन जो है इसको लेकर जो है 2 मीटिंग हो चुकी है। सेकंड मीटिंग थी, कहां पे? सेकंड राउंड ऑफ टॉक था जिनेवा में। इसके पहले भी एक बार मीटिंग हो चुकी थी जहां पे दोनों देशों के जो लीडर हैं, चाहे वो अमेरिका हो या फिर ईरान हो, दोनों ने मिलकर बातचीत करने की कोशिश की। लेकिन उन बातचीत का कोई जो है रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर रिजल्ट अगर निकलता तो खेमनेई का वो ट्वीट नहीं आता और अमेरिका जो है अपने वॉरशिप्स को डिप्लॉय नहीं करता ईरान के पास। पॉजिटिव अगर सिग्नल, देखो पॉजिटिव सिग्नल तो कुछ है नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि भाई मीटिंग में कुछ पॉजिटिव बातें भी हुई हैं, लेकिन पॉजिटिव जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। जो पेपर पे तो पॉजिटिव बातें हो रही हैं, लेकिन जो रियल रिजल्ट जो है वो कुछ हमें पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है, ये समझना होगा दोस्तों।
2 वीक का डेडलाइन भी मिला है। तेहरान हैज कमिटेड टू रिटर्निंग इन अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स विद डिटेल्ड प्रोपोजल। उन्होंने बोला कि 2 हफ्ते में जो है हम लोग एक बार आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, तो देखना होगा कि 2 हफ्ते के बाद क्या रिजल्ट आता है। यूएस ईरान टेंशंस लाइव अपडेट्स, यूएस इंक्रीज मिलिट्री प्रेजेंस नियर ईरान अमी टेंशन। तो ईरान के पास जो है उन्होंने क्या कर दिया है, अपने मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा दिया है, अमेरिका ने, ठीक है। लेकिन खेमनेई ने भी जो है जवाब देकर ईरान लॉक्स टारगेट ऑन यूएसए, ईरान ने भी अपना टारगेट जो है लॉक कर दिया है यूएस के खिलाफ। ये भी देखने वाली बात होगी। अर्लियर ईरान लॉन्च्ड मिलिट्री ड्रिल्स, ईरान खेमनेई मेंटेन टफ रियोट्रिक विद यूएस डिस्पाइट न्यूक्लियर टॉक। देखो ईरान ने भी तैयारी करना शुरू कर दिया है। आप सबको पता होगा कि आसपास के जो भी सी हैं वहां पे जो है इन्होंने मिलिट्री ड्रिल्स जो है ट्रेनिंग जो है शुरू कर दी है, उसका प्रैक्टिस जो है इन्होंने करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनको पता है कि जवाब जब देने की बारी आएगी तो अमेरिका जो है हमें टाइम नहीं देगा। इसलिए अभी जितनी प्रैक्टिस हो सकती है हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया है, मिलिट्री ड्रिल्स जो है वो स्टार्ट कर दिया ईरान ने, ताकि जब जवाब देने की बारी आई अमेरिका को तो तुरंत जवाब दिया जाए और मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। द स्टेट ऑफ हॉर्मुज सेंटर ऑफ ईरान यूएस टेंशन एक्सप्लेन्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये, जहां पे बहुत सारे जो है ट्रेड्स होते हैं, लगभग 20% जो ट्रेड जो है अगर इसको बंद कर दिया जाए तो लगभग 20% जो वर्ल्ड ट्रेड है उसको जो है इफेक्ट पड़ेगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा। 20% ऑफ वर्ल्ड सप्लाई जो है, जो जितने भी सप्लाई होते हैं प्रोडक्ट्स के और ट्रेड होते हैं इन सारे क्षेत्रों से, लगभग 20% ट्रेड जो है वो इसको अफेक्ट करेगा अगर इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो है अगर कैप्चर कर लिया जाए, इसको जो है ब्लॉक कर दिया जाए। ईरान काउंटर मूव इन रिस्पॉन्स टू द यूएस बिल्डअप, ईरान IRGC क्लोज्ड पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज फॉर लाइव फायर एक्सरसाइज, सिग्नलिंग देयर एबिलिटी टू डिस्टर्ब ग्लोबल ऑयल शिपिंग अप्रॉक्स 20% ऑफ वर्ल्ड सप्लाई। देखो अगर ये ऐसा होता है कि अगर ब्लॉक किया जाएगा इसको, तो जो ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो काफी इंक्रीज करेंगे। ये देखने वाली बात होगी। अगर ये वॉर होता है ईरान और अमेरिका के बीच में, तो ऑयल के प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेंगे और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के क्लोज होने की वजह से, इसके जो है बंद होने की वजह से यहां पे क्या होगा कि ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये जवाब भी दिया है, ये बंद करके उन्होंने ये जवाब भी दिया है अमेरिका को कि भाई अगर आप हमारे कंट्री के आसपास अगर आप डिप्लॉयमेंट करेंगे शिप्स की, तो हम जो है क्या करेंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर देंगे। वाशिंगटन रेडलाइन, द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रिमेन्स एडमेंट दैट ईरान मस्ट नॉट डेवलप अ न्यूक्लियर वेपन। देखो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एकमात्र कहना क्या है कि भाई आप न्यूक्लियर वेपन को डेवलप मत कीजिए। देखो याद करो आप जो है 1945 का दौर, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, जापान पे 2 बॉम्ब अटैक किए गए, न्यूक्लियर बॉम्ब, लिटिल मैन और फैट बॉय, 2 न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक किए गए नागासाकी और हिरोशिमा पर। अटैक करके जो है पहला बार हमने देखा कि भाई न्यूक्लियर वेपन का अगर यूज होगा तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। जब न्यूक्लियर वेपन का यूज हुआ, तबाही हुई उतनी बड़ी, तो हमने बहुत सारे नियम लाए, बहुत सारी टीटी लाई, जिसमें से एक टीटी है नॉन प्रोलिफरेशन टीटी, और भी बहुत सारी टीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टीटी, बहुत सारे हमने टीटी लाए ताकि ऐसे जो वेपन्स हैं, जो लिथल वेपन्स हैं, उन सब का यूज जो है हम बैन कर सके। जिन कंट्री के पास उस समय न्यूक्लियर वेपन था, उसके अलावा भी कंट्री थे जो वहां पे न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना चाहते थे, उन सब के ऊपर बैन लगा दिया गया। भारत ने भी अपना जो है न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया, लेकिन छुप करके गया। और जब हमने न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया तो अमेरिका ने किस तरीके से हमारे ऊपर पाबंदी लगाई, किस तरीके से हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए और किस तरीके से हमें सताया था, ये हमें याद रखना चाहिए। अगर आपने परमाणु फिल्म देख रखा है जॉन अब्राहम का, तो आपको पता होगा कि किस तरीके से हमने जो है अपने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप किया है इंडिया में, और पाकिस्तान में किस तरीके से डेवलप हुआ ये आप सबको पता होगा, है ना। हमने टीटी को जो है साइन ही नहीं किया था। 1945 के बाद जब टीटी आई तो भारत उस टीटी का जो है पार्ट नहीं बना था, और बाद में हमने जो है न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया। ईरान भी अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना चाहता है, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और जो अमेरिका है वो चाहता है कि इस तरह का डेवलपमेंट ईरान में ना हो, क्योंकि अगर ईरान में इस तरह का डेवलपमेंट होगा तो एक जो वर्ल्ड का जो पावर है वो मिसबैलेंस हो जाएगा। क्योंकि इजराइल भी है, और इजराइल इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ईरान के पास अपना न्यूक्लियर वेपन हो। इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि ईरान और इजराइल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। द टॉक्स आर अकरिंग अगेंस्ट अ बैकड्रॉप ऑफ डोमेस्टिक अनरेस्ट इन ईरान एंड रिसेंट यूएस स्ट्राइक जून 2025 दैट प्रीवियस टारगेटेड ईरानियन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जून 2025 में क्या हुआ था। देखो अगर आपको बताऊं तो अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका तो चाहता है कि भाई न्यूक्लियर वेपन डेवलप ना हो, साथ ही साथ वो चाहता है कि रिजीम का चेंज हो, यानी कि खेमनेई जो है वो वहां से हट जाए, यानी कि रेजिम चेंज करना चाहता है कौन, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप। और खेमनेई जब तक हटेंगे नहीं तब तक जो है ईरान और अमेरिका के रिश्ते सुधर नहीं सकते। दोस्तों एक और देखने वाली बात क्या है कि नाउ रसिया एंड चाइना ज्वाइंस ईरान इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज। इसके हेल्प के लिए, ईरान की हेल्प के लिए 2 व्यक्ति यहां पे आ गए हैं, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन। रसिया और चाइना जो है यहां पे खेमनेई का साथ देने के लिए है। इसके पीछे की क्या सच्चाई है आज की इस वीडियो में नहीं, लेकिन दूसरे वीडियो में आपको जरूर समझाऊंगा कि चाइना और रसिया जो है वो खेमनेई के सपोर्ट में क्यों आ रहे हैं। इसके बारे में आपको एक अलग वीडियो में समझाने वाला हूं। आफ्टर रसिया चाइना हैज नाउ सेंट वॉरशिप इनटू द स्टेट ऑफ हॉर्मुज अमिड टेंशंस बिटवीन ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। व्लादिमीर पुतिन एडवाइजर निकोलाई टोल्ड रशियन न्यूज़पेपर रसिया वाज वर्किंग टू बिल्ड अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। देखो मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने की काफी ज्यादा जरूरत है। दुनिया क्या था पहले, हमारे वर्ल्ड जो है एक तरफ था हमारा यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर, है ना। तो पहले क्या था, दो पावर्स थे जो पूरे दुनिया में रूल कर रहे होते हैं। लेकिन जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है और यूएसएसआर से रसिया बन के आता है,
तो उस समय पूरा वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर हो जाता है। क्या हो जाता है? यूनिपोलर हो जाता है। और जब यूनिपोलर हो जाता है वर्ल्ड, तो यूएसए की अपनी एक हेजेमनी हो जाती है, एक अपना वर्चस्व हो जाता है पूरे विश्व पे। इस हेजेमनी को खत्म करने के लिए पूरी दुनिया ने एक नई नीति लाई और उस नीति को कहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड। और मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाकर हमने यूएसए की हेजेमनी को चुनौती देने की कोशिश की और उसके बाद नए नए इकोनॉमीज आए और नए नए कंट्रीज आए, जैसे कि चाइना है, रशिया है, इंडिया है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। नए नए ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, जैसे कि सार्क है, एशियान और ब्रिक्स जैसे संगठन बनाए गए। ये संगठन इसीलिए बनाए गए ताकि जो यूनिपोलर वर्ल्ड जो है उसको हम लोग चेंज करके मल्टीपोलर वर्ल्ड में लाएं, ताकि यूएसए की जो हेजेमनी है, जो यूएसए की दादागिरी है, उस दादागिरी को खत्म किया जा सके। और यही रसिया चाहता है। इसीलिए रसिया ने बोला कि रसिया वाज वर्किंग टू बिल्ड अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर ऑन द ओशियंस अगेंस्ट व्हाट ही कॉल्ड द वेस्टर्न हेजेमनी। तो वेस्टर्न हेजेमनी को खत्म करना चाहता है रसिया, ये क्लियर बात है। नाउ रसिया एंड चाइना ज्वाइंस ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज, चाइना लैब्स ऑफ डिस्काउंटेड रशियन क्रूड एज इंडिया रिड्यूसेस परचेज थ्रेट टू यूएस स्ट्राइक्स ईरान एड्स टू जिटर्स। देखो एक और मतलब बताता हूं यहां पे। अभी हमने जो ट्रेड डील साइन की है यूएसए और इंडिया के बीच में, उस ट्रेड डील का एक बड़ा असर क्या पड़ा है? उस बड़ा असर क्या पड़ा कि जो इंपोर्ट्स हैं हमारे, जो इंपोर्ट्स हैं क्रूड ऑयल के वो काफी कम हुए हैं। यानी कि जो हम इंपोर्ट करते थे रसिया से क्रूड ऑयल, उसके ऊपर काफी बड़ा असर पड़ा है। लेकिन चाइना ने जो है इसमें किसी भी तरह के चेंजेस नहीं किए हैं। यानी कि चाइना जो इंपोर्ट करता था रसिया से क्रूड ऑयल, वो करते जा रहा है, लेकिन इंडिया जो करता था उसमें भारी कमी देखने को मिली है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है दोस्तों, जो भारत और अमेरिका का जो ट्रेड डील साइन हुआ है वो आपने देखा होगा कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो हमेशा धमकी देता रहता था कि अगर आप रशिया के साथ तेल का बिजनेस करेंगे, ऑयल का बिजनेस करेंगे, ऑयल इंपोर्ट करेंगे, तो हम आपके ऊपर और टैरिफ लगाएंगे। लेकिन जब से टैरिफ कम हुआ, ट्रेड डील साइन हुआ भारत और अमेरिका के बीच में, भारत ने इंपोर्ट करना कम कर दिया रशिया के साथ। देखो यहां पर लिखा हुआ है, इवन एज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वांट्स द वर्ल्ड टू स्टॉप बाइंग क्रूड ऑयल, रशिया चाइना परचेज of Russian crude oil are set to hit a new record in February। यानी कि चाइना जो है वो ज्यादा से ज्यादा, हमने खरीदना कम कर दिया, लेकिन चाइना जो है वो रसिया से ज्यादा क्रूड ऑयल खरीद रहा है और एक नया रिकॉर्ड बनाया उसने फरवरी में सबसे ज्यादा खरीदने का। चाइनाज प्रोक्योरमेंट ऑफ रशियन क्रूड ऑयल इज एक्सपेक्टेड टू राइज फॉर अ थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ इन फरवरी। देखो लगातार ये बढ़ते जा रहा है, लेकिन भारत जो है, भारत का इंपोर्ट कम हुआ है, रीचिंग अ फ्रेश रिकॉर्ड एज इंडिपेंडेंट रिफाइनर्स इंक्रीजिंग बाइंग अ हेवीली डिस्काउंटेड कार्गोज। बहुत ही हैवी डिस्काउंट पे चाइना को क्रूड ऑयल मिल जा रहा है रसिया से और वो परचेज कर रहा है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि भाई अमेरिका क्या धमकी दे रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता डोनाल्ड ट्रंप से। इसलिए चाइना जो है अपना इंपोर्ट जो है वो बढ़ाते जा रहा है क्रूड ऑयल का रसिया से, लेकिन भारत ने कम कर दिया है। कारण है सिंपल सा, आपको समझना होगा कि जो हमने ट्रेड डील साइन किया अमेरिका से, वो कारण बनता है इस इंपोर्ट में कमी होने का। दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो गया, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे ये समझाता कि चाइना और रशिया का क्या फायदा है ईरान का साथ देने का। ईरान के सपोर्ट पे चाइना और रशिया क्यों खड़े हो रहे हैं और क्यों ऐसा लग रहा है कि रशिया और चाइना ईरान के साथ खड़े होंगे जब अमेरिका के साथ वॉर लड़ा जाएगा, ईरान और अमेरिका में जब वॉर लड़ा जाएगा। दोस्तों आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? खेमनेई को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि इन दोनों में सपोर्ट किसको किया जाना चाहिए? भारत किसके साथ खड़ा रहे, खेमनेई के साथ खड़ा रहे या फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा रहे? ये आपको बताना होगा कॉमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ भारत की जो नीति रही है इन दोनों के लिए, वो हमें पता है ना दोस्तों। वो हमको पता है कि भाई भारत किसका साथ देगा, खेमनेई का साथ देगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप का साथ देगा, या फिर भारत एज यूजुअल जो यूक्रेन और रशिया के वॉर में किया था, भारत का जो स्टैंड था कि भाई हम न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी का साथ नहीं देंगे। दोनों देशों का आपस का मामला है, वो आपस में लड़े, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। भारत विकास की दिशा में बढ़ेगा, भारत प्रोग्रेस करेगा, डेवलप करेगा और भारत ग्रोथ करना चाहता है, वॉर में नहीं लड़ना चाहता है, वॉर में नहीं पड़ना चाहता है, किसी दो देशों के बीच में भारत नहीं पड़ना चाहता। ये भारत का क्लियर सा स्टैंड रहेगा। आप क्या सोचते हैं इन सारे टॉपिक्स पे? आपके विचार क्या हैं? कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, देखते हैं कि आगे इस टॉपिक में क्या नए रिकॉर्ड आते हैं, क्या नए डेवलपमेंट होते हैं। एक नई वीडियो में उस पर भी चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव अ गुड डे।